हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। तो आपका स्वागत है हमारे एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ में। तो आज का हमारा क्लास नंबर 9 होगा विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज और द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 टेक्स्ट बुक। पार्ट 2 टेक्स्ट बुक हमारा क्लास 7 में आएगा, जिसमें ये हमारा हमने प्रीवियस चैप्टर में ही सारे डिस्कशन किए थे एक स्मॉल समरी के रूप में कि हमने बेसिकली क्या क्या इसमें पढ़ा है। चैप्टर यूनिट 1 में हमारे 2 चैप्टर्स में डिविजन्स थी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसी में हमने इक्वालिटी एंड इक्विटी का कॉन्सेप्ट देखा था। और अगर हम बात करें यूनिट 2 में, जिसमें हम गवर्नमेंट पढ़ा था, हमने देखा था व्हाट इज गवर्नमेंट, द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शंस देखे थे, व्हाई वी नीड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हाउ डेमोक्रेटिक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पुलिस एंड द पटवारीज, द तहसीलदार्स, एसडीएम, एडीएम्स के ऊपर पढ़ा था। इसमें हमने द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब हमने सब देखे थे। द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने कैसे देखा था नगर निगम, नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स कैसे वर्क करती है, कैसे उनका फंडिंग का प्रोविजंस होते हैं। एंड इसमें हमने स्वच्छ द भारत सर्वेक्षण की द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर की रिपोर्ट भी देखी थी। इसमें कैसे वो सिटीज़ को क्लीननेस सिटीज़ में रैंकिंग देते हैं। साथ ही साथ अमृत मिशन के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा था। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 आया था, जिसमें हमने लाइवलीहुड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रूरल लाइवलीहुड पढ़ लिया था। इसमें हमने कैसे देखा था कि कैसे प्राइमरी सेक्टर, जो इकोनॉमी सेक्टर होती है, प्राइमरी सेक्टर में कैसे एग्रीगेरियन सोसाइटी इन्वॉल्व रहती है, कैसे एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग सब में वो इन्वॉल्व रहती है। और कैसे हमने सोसाइटी देखी थी, डेब्ट ट्रैप देखा था, जैसे फार्मर्स डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, मनी लेंडर से पैसे बोरो कर सकते। तो फिर इसमें लास्ट में हमने मेंस का एक क्वेश्चन भी देखा था कि जो आने की प्रोबेबिलिटी है कि कैसे गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोविजंस ले रही है, जिससे जो हमारा डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी है फार्मर्स को कैसे हम बचा सकते हैं। सॉल्यूशन मांगा था, जिसमें मैंने आपको रीजनल रूरल बैंक्स का बारे में बताया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया था। उसी मैंने ट्रस्ट फार्मिंग के ऊपर बताया, कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही साथ हमने ये भी बोला था कि गवर्नमेंट को उससे सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स पे, ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट दिया था, सॉइल कार्ड एंड द मैनी मोर। हमारे इसी का चैप्टर का जो क्लास 6 है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 टेक्स्ट बुक, उसका हमारा आज लास्ट लेक्चर है, विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड के बाद हमारा पार्ट 1 आएगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, जो हमारे क्लास 7 से होगा। फिर उसके बाद हम अपना पॉलिटी स्टार्ट करेंगे क्लास 7 से। लेट्स मूव ऑन। तो हमारा अर्बन लाइवलीहुड, जिसको हम शहरी क्षेत्रों में आजीविका की बात करेंगे। तो इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से क्या क्या पढ़ने वाले कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारा। तो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स के ऊपर पढ़ेंगे, इन द मार्केट पढ़ेंगे, इन द फैक्ट्री वर्कर शॉप्स, इसमें हम रेगुलर एंड द अनरेगुलेटेड सेक्टर्स के ऊपर भी पढ़ेंगे, कॉल सेंटर्स इन द ऑफिस में भी डिविजन देखेंगे। हम बेसिकली इसमें डिविजन देखेंगे कैसे अर्बन लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड से डिफ्रेंशिएट है। लेट्स मूव टू द वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पे काम करना। सो a large number of people in the city work on the streets, okay? तो देखिए, हम इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्किल एंड अनस्किल्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। तो जो हमारा ये सारा जो इस चैप्टर का ओवरव्यू है, हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल देख सकते हैं अनऑर्गेनाइज में, क्या डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, और अनऑर्गेनाइज में अपोजिट और इसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहता है। इसमें हमें पीएफ की फैसिलिटीज, ईपीएफओ में जो पीएफ की फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज, एमिनिटीज प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है। इसमें हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, और इसी में हमें इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें हमें ऐसे कुछ प्रोविजंस देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें जो इंक्रीजमेंट ऑफ सैलरी वेजेस भी हो जाती हैं, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी होते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ज़्यादातर गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही होते हैं। इसमें भी प्राइवेट होते हैं ज़्यादातर, और ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड इतना नहीं होता है। इनके लाइसेंसिंग होती है, इसमें गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी जाती है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो जाते हैं। इसमें हम जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर लें, जो स्ट्रीट पे काम करते हैं, और यहीं पे जो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स में होते हैं हमारे,
वो हो जाएंगे, ऑफिस वर्क वाले होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन सिटी और स्ट्रीट पे काम करते हैं। In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the streets. Okay, they sometimes sell things. See, जो भी हम इतने सारे जो डाटा देख रहे हैं ना, ये डाटा में थोड़ा बहुत चेंजेस आए होंगे विद इन द ईयर, बट बाकी आप ये डाटा को कोट कर सकते हैं इन योर मेन सेंसर राइटिंग। ओके, सो दे समटाइम्स सेल थिंग्स or repair them, provide service, they work on their own, they are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. Employed नहीं होते किसी के थ्रू, ठीक है। They have to plan how much to purchase as well as where how to set up their shops. Okay, ये सारे होते हैं। तो शू मेकिंग वाले होते हैं ना, जो स्ट्रीट्स पे शू रिपेयरिंग का काम करते हैं, साथ ही छोटे मोटे फूड स्टॉल्स होते हैं, ये सब भी यही काम करते हैं। टी स्टॉल्स ये भी देख सकते हैं। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना ये भी पॉइंट हो जाएगा कि टेम्पररी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। समटाइम्स जस्ट सम water paper spread over to discard boxes. Often workers have to make a living in the cities to force set up their homes on the street as well. They have no security. You see, यहाँ पर कोई security नहीं, security if we talk about the social and the economic security कुछ नहीं होती यहाँ पर। There are certain parts of this city where the hawkers are not allowed to enter. Vendors sell things often prepared at home by their families or who purchase screenshots and make them रेडी टू सेल। जैसे गोलगप्पे की दुकान हो गई जो फूड की हो जाती है, फास्ट फूड की दुकान हो जाती है, झालमुरी की दुकान हो जाती है, सब। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरियाज। ओके, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक, स्ट्रीट वेंडर्स आर स्टिल recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking, ठीक है। So however, with the effect of many organizations now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. अब देखिए, right of people to earn their livelihood, यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहले जो होता था ये एज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक होता था। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, जो हमारे जो स्ट्रीटों में काम करते थे, उनको लगता वो एक तरह की ट्रैफिक प्रोवाइड कर देते थे पीपल्स को, सिटीजन्स को। अब क्या होता है, जनरल बेनिफिट ये हो जाता है। सी, ऑर्गेनाइजेशन नाउ रिकॉग्नाइज एज अ जनरल बेनिफिट एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न लाइफ। आपने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पढ़ा है। राइट टू लाइफ में हमारा राइट टू लाइवलीहुड मेंशन्ड है। राइट टू लाइवलीहुड में ये राइट ऑफ द पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, इट इज अ फंडामेंटल राइट विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारा जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ये बेसिकली एक एज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक नहीं, बेसिकली दे आर फंक्शनिंग देयर फंडामेंटल राइट विच इज प्रोवाइडेड अंडर राइट टू life. This person manage their own shops or businesses. Okay, they are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisors and helpers. Okay, so street vendors और businessmen में क्या बात है? Street vendors को कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होती, वो अपने खुद के शॉप्स क्रिएट करते हैं, वो खुद काम करते हैं, उनमें किसी को हेल्प की भी जरूरत नहीं होती। अगर हम बिजनेस की बात करें, इन अ मार्केट बिजनेस इज अ मोर बिग टर्म विच इज रिलेटेड टू, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो ऑन शॉप्स होते हैं बिजनेस में, जो बिजनेस रन कर रहा होता है, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं थी, जबकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, बेसिकली उनको सुपरवाइजर हेल्पर्स की जरूरत होती है। अगर आप गोडाउन में देखेंगे उसमें कैसे हेल्पर की जरूरत होती है, गारमेंट फैक्ट्रीज में हेल्पर की जरूरत होती है। बेसिकली दे रहा ना बिजनेस, दीज आर परमानेंट शॉप्स। हमने पहले देखा टेम्पररी शॉप्स होते हैं, परमानेंट शॉप्स होते हैं, काइंड ऑफ अ सेमी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन। तो हम मार्केट की बात, स्ट्रीट वेंडर्स अनऑर्गेनाइज and the business is semi-organized in a small scale that are given a license to do business by the municipal corporation. See, यहाँ पर municipal corporation का एक और फंक्शन आ गया कि वो लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर 8 में आप इसको कनेक्ट करेंगे चैप्टर 7 से। ओके, the municipal corporation also decides on which day of the week the market has to be run, remain closed. आप लोकल मार्केट में जाएंगे, जैसे कि वेंसडे मार्केट हो जाता है, मंडे मार्केट हो जाता है, उसमें आप देखेंगे किसी कैसे कपड़ों की दुकान लगी रहती है। मार्केट जो वीकली मार्केट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू होते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं,
बाद जब वो अपना दुकान लगाते हैं तो उन दुकान में जो अर्निंग करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेते हैं, जो कि फंडिंग का काम करता है अदर टू रन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप समझ रहे कैसे मैंने चैप्टर 9 को चैप्टर 7 से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये वही बात हो जाती है, तो उसी में उनको हेल्पर और सुपरवाइजर की जरूरत होती है। So the market also has small offices and shops that provide service such as banks, courier services, and other services. In the factory workshop areas, ठीक है, most workers are employed on what is known as casual basis. Casual basis अब बात करेंगे गिग इकोनॉमी की। आपने गिग कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें जैसे ब्लिंकिट वाले जो होते हैं ना, जो डिलीवरी मैन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ब्लिंकिट, आप ये जो जोमेटो वाले होते हैं, जो कि गिग इकोनॉमी बेसिकली इनका कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर या ऑफिस नहीं होता। ये गिग है ना, इन पर्टिकुलर वे में काम करते हैं, जिसमें इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई टेम्पररी वर्क नहीं होता। ये बेसिकली ये काम करते हैं, उनको एक पे मिल जाता है, ठीक है। इनका कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं होता, ठीक है। इसी में इन्हीं के बेस में बात करें तो इनको कोई पीएफ की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती। गवर्नमेंट की जो ईएसआई की फैसिलिटीज होता है वो सभी प्रोवाइड नहीं होती। तो इसी में गवर्नमेंट अपना एक गवर्नमेंट सोच रही है कि एक प्रोविजन लाए, जिससे गिग इकोनॉमी में जो गिग वर्कर्स है कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, उनको भी एक फंक्शन, एक बेसिकली बेनिफिट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर्स गेट लार्ज ऑर्डर ड्यूरिंग सर्टेन सीजंस। एट द टाइम्स दे रियली दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क और जॉब। बेसिकली टेम्पररी बेस पे होते हैं। अगर बिग बिजनेसेस का जो ऑर्डर्स है वो लार्ज नंबर पे आ रहे हैं तो उनको रखते हैं, अगर नहीं आ रहे तो उनको हटा दिए जाते हैं। उनका कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होता, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है बेसिकली, ठीक है। If workers complain about their pay or working condition, they are also have to leave. उनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं प्रोवाइड, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इफ देयर इज अ इल ट्रीटमेंट। अब हम किसे सीमेंट, जो ये हम कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन साइट में भी देखते हैं ये कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है। अगर उनको वेज इंक्रीजमेंट की बात करें तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, उनको इतने हजार्ड कंडीशन में काम करना पड़ता है। माइनिंग एक्टिविटीज में भी ऐसा होता है, ठीक। गवर्नमेंट ने प्रोविजंस लाए हैं, लेकिन जो ये सुपरवाइजर्स होते हैं ये अपने ही कट लाने के चक्कर में, अपने ही पैसे प्रॉफिट के चक्कर में इन लोगों को पूरा ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। दे also expected to work very long hours. गवर्नमेंट ने अपने जो वेज एक्ट है उसमें आप डीपीएसपी में थ्रू पढ़ेंगे। डीपीएसपी में आपका आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कैसे गवर्नमेंट ने वेज एक्ट में द वर्किंग कंडीशंस की प्रोविजंस लेके आए हैं, वेज की प्रोविजंस लाए हैं, ये सब एज अ इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ये सुपरवाइजर्स और जो बिजनेस रनर्स होते हैं वो कैसे जो मार्जिनलाइज वर्कर्स को, लेबरर्स को कैसे उनके ही राइट से एक्सप्लॉइटेट कर देते हैं। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, अगर कॉल सेंटर की बात करें, न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी रिसेंट मॉडर्न टाइम्स में आया है ड्यू टू द emerging technologies, okay, and communication sectors, which is basically जो कॉल सेंटर है बिग सिटीज में आपको देखने में, जैसे कि आप देखेंगे गुड़गांव और नोएडा साइड, गुड़गांव, नोएडा एंड द गुरुग्राम साइड कैसे तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, जिसमें आपको सर्विस कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने को मिल रहा है, कॉल सेंटर्स में काम करने को मिल रहा है। ये सारे इमर्जिंग जो बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, सारे सर्विस सेक्टर्स के पार्ट है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कैसे लाइवलीहुड अर्बन लाइवलीहुड से डिफरेंट है। अर्बन रूरल लाइवलीहुड में बेसिकली हमने प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, ठीक है। अगर हम बात करें रूरल लाइवलीहुड में, हमने प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। इसमें बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड थे, इसमें कोई फिनिश गुड की बात नहीं हो रही थी, सब आपको प्राइमरी सेक्टर मतलब जमीन से या फॉरेस्ट प्रोड्यूस से हो रहे थे। अगर वही हम अर्बन लाइवलीहुड की बात करें तो इसमें हमारे सेकेंडरी सेक्टर आ जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, जो तो रॉ मटेरियल को यूज करके, रॉ मटेरियल मतलब जो हमें पहले स्टेज में प्राइमरी सेक्टर से थ्रू मिल रहा है, रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर टर्जरी सेक्टर में आ जाता है। टर्जरी सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स की काम होती हैं, जिसमें कॉल सेंटर्स वाले सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर में कोई स्किल्ड वर्कर्स की इतनी जरूरत नहीं होती, अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एक क्वेटरनरी सेक्टर्स भी होते हैं, टर्जरी के बाद क्वेटरनरी सेक्टर्स भी होते हैं, फिर क्वेटरनरी सेक्टर्स भी होते हैं। क्वेटरनरी सेक्शन में इससे जो ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स आ जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए,
ये हमारे क्वांटिनरी सेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। क्वांटिनरी सेक्शन में हमारा डिसीजन मेकिंग का काम आ जाता है। इसी में आपने गोल्ड कॉलर वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लू कॉलर वर्कर्स के बारे में, व्हाइट कॉलर वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे डिफरेंट कलर ऑफ कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिलेटेड टू डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स से रिलेटेड है। अब देखिए कॉल सेंटर की बात करें, कॉल सेंटर सेंट्रलाइज ऑफिस होती है उनकी। प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को रेज होता है। वर्क स्टेशन होता है, इनका कंप्यूटर होता है, टेलीफोन, बेसिकली स्किल्ड लेबरर्स होते हैं। ठीक है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है इनकी स्किल्ड के हिसाब से। ठीक है, they set up call centers here and they can get people who can speak English and will work for a low wages। अब आपको MNCs की बात करूं मैं, BPOs की बात करूं, ठीक है, तो जो MNCs होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिया में एक बिग मार्केट की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। इंडिया में उनको पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको एक बिग मार्केट देखने को मिलता है, तभी तो हाई अमेजोन कंपनियां होती है, फ्लिपकार्ट होती है, कैसे इंडिया में अपनी मैनी सब्सिडीज इसे स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे नो दैट इंडिया इज अ बिग मार्केट एंड दे गेट अ ह्यूज प्रॉफिटेबल बिजनेस ओवर हियर। तो वैसे क्या होता है, एमएनसीज होती हैं, उनका वर्क तो सेम होता है सर्विस प्रोवाइडर का, लेकिन अगर वो फॉरनर अपनी सेम ओन कंट्री में काम करेंगे तो उनके जो एम्प्लॉयमेंट्स होंगे उनको मोर रेगुलेटेड होगा, मोर ऑर्गेनाइज होगा, हाई वेजेस होंगे, हाई फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगे। अगर वो इंडिया में काम करेंगे डिफरेंट अपने फॉरेन सब्सिडीज में काम करेंगे तो उनमें क्या होगा, उनको लो वेजेस प्रोवाइड होगा, इतना रेगुलेटेड बिजनेस नहीं होगा विद कंपेयर टू द इफ वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। उनको फैसिलिटीज इतनी प्रोवाइड नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू देयर ओन होमलैंड कंपनीज, जैसे वो लो वेजेस में सेम अमाउंट ऑफ वर्क ले लेते हैं। इन ऑफिस एरिया, अब हम धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज से अनस्किल्ड वर्कर से कैसे धीरे धीरे हम सेमी ऑर्गेनाइज एंड नाउ फिर वी मूव टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो इन ऑफिस एरिया की बात कर लेते हैं। गेट्स अ रेगुलर सैलरी मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं एवरी मंथ एंड इज अ परमानेंट वर्कर इन द कंपनी। बीइंग अ परमानेंट वर्कर गेट्स अ बेनिफिट सच एज फॉलोइंग। बेनिफिट कैसे, सेविंग फॉर द ओल्ड एज, पेंशन की बेनिफिट्स देखने को मिलती है, सेविंग्स की बेनिफिट देखने को मिलती है, पीएफ देखने को मिलती है। As a part of his savings capital fund with the government, जिसको PF कहते हैं, जो she will earn interest on their savings when they retire from this and they get मतलब EPFO के अंडर इनको फैसिलिटी देखने को मिलती है। There are many workers in the city who work in offices, factories and government departments where they are employed as regular permanent workers. They attend same office, factory regulatory, ठीक है, identify regular salary. Unlike casual worker, they will not be asked to leave if their factory doesn't. Okay, see, रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर में क्या अंतर है? रेगुलर वर्कर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनका कंपनी अगर डाउनफॉल में जा रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, उनके पास कोई वर्क नहीं है करने को, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स को निकाल देंगे बिजनेस से। कैजुअल वर्कर्स में हमने क्या देखा था, वो कैसे उनको कोई काम नहीं मिलता तो उनको निकाल दिया जाता है। जब उनको काम मिलता है, बिजनेस अच्छा वेल टू डू कर रही होती है, रन कर रही होती है, तब उनको लाया जाता है, ताकि जो हमारे जो रेगुलर और कैजुअल वर्कर में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड बेसिस पे। ओके, तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की हमने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वेट, इसमें देख लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की। इसमें हमने कैसे रेगुलर वर्क की बात की, परमानेंट वर्कर्स की बात की, इसमें कैजुअल वर्कर्स की बात की, उनके वेजेस इतने भी लो नहीं तो लो वेजेस होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में कॉल सेंटर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज भी हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी देखने को मिलते हैं और स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स भी देखने को मिलते हैं। जो कि हमारा ऑर्गेनाइज होता है इसमें स्किल्ड वर्कर्स ही होते हैं ज़्यादातर। जैसे कि आप बिजनेसेस में देखेंगे, एमएनसीज में वर्कर्स को देखेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी एक पर्टिकुलर स्किल आपको होना चाहिए, तभी आपको होगा। इसी में आपको गवर्नमेंट के अदर जो पीएफ फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, इसमें कोई पीएफ फैसिलिटीज इसकी देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप जो इसमें देखेंगे उससे इसका अपोजिट होता है। इसकी वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंट का एम्बियंस इतना सिक्योर होता है, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
What are the difference between those who sells on the street and those in the market? See, स्ट्रीट वेंडर्स का और मार्केट में आपको सेल करने वालों का डिफरेंशिएटर मैंने बता दिया कि कैसे मार्केट वाले लाइसेंसिंग होते हैं, जो स्ट्रीट वाले के पास लाइसेंसिंग नहीं होती, लूज वर्कर्स होते हैं। अगर इनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की बात करें, इनका कोई हाइजीनिक एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट नहीं होता, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता, उनको किसी हेल्पर्स की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट वालों में दे नीड अ हेल्पर, सुपरवाइजर, ये ऑल सीजन्स में काम करते हैं। पर्टिकुलर सीजन होता है, उसके बाद वो वर्कर्स को हटा देते हैं। ये सारे आपको टेकअवेज लेने से। तो हमारा अर्बन लाइवलीहुड यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। तो जो सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1 है क्लास टेक्स्ट बुक क्लास 6 का, उसमें हमारे 9 चैप्टर्स थे विच इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारा आज का ये लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 विच इज रिलेटेड टू रूरल लाइवलीहुड। कैसे हमने रूरल लाइवलीहुड को चैप्टर नंबर 7 अर्बन द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो यही हमारा सारा चैप्टर्स थे। इसके बाद हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 टेक्स्ट बुक क्लास 7 की स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज ऑल्सो। हम इस सारी जो एनसीईआरटी पॉलिटी की जो सीरीज है हमारी क्लास 6 से लेके 12 तक रहेगी। उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स की भी करवा रहे हैं। वैसे स्टैंडर्ड बुक का हम साथ ही साथ लेक्चर्स ले रहे हैं अपने ही चैनल पे, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और इसी में मैं आपको जो भी बात करी फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपीस की, शेड्यूल्स की, वो सब पे मैंने निमोनिक्स ट्रिक्स लेके ऑलरेडी लाई हूँ अपने चैनल पे। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं।